सुमेरपुर नगरी नाम का एक गांव था, जहां के सरपंच राणा सिंह जी थे और वो स्वभाव के काफी अच्छे थे। सुमेरपुर नगरी में बस एक ही समस्या थी, वो थी भूतों की पालकी में दुल्हन। क्योंकि इस गांव में जब भी किसी की शादी होती, तो गांव के रेलवे स्टेशन के पीछे बसे भूतों की पालकी को पहले शादी का कार्ड देकर बुलाना होता था, नहीं तो वो उनके हाथों मारे जाएंगे। और यदि वो गांव छोड़कर कहीं और शादी कर लेते हैं, तो वो भूत उस वैवाहिक जोड़े को सुमेरपुर की सरहद पार करके गांव में आने नहीं देता और वो उन्हें वहीं मार डालते। इसी वजह से कोई भी अन्य गांव इस गांव से शादी का रिश्ता जोड़ने से डरता था। वहीं शिवम शहर से सालों बाद अपनी बहन की शादी के लिए गांव आता है। ये क्या पिताजी, ऐसे जमाने में भी ये अंधविश्वास? भला शादी का पहला कार्ड कब की मरी हुई दुल्हन की समाधि को देना, ये भला क्या बात हुई? शादी का पहला कार्ड भगवान को दीजिए या फिर गांव के सरपंच जी को। शिवम बेटा, तुम जब छोटे थे तभी से तुम पढ़ने के लिए अपने शहर मामा के यहाँ चले गए और तुम इतने दिनों बाद अपनी बहन की शादी के लिए अपने गांव आए हो। उन भूतों की पालकी और दुल्हन के बारे में तुम कुछ नहीं जानते हो। दया करके तुम इस गांव के रीति रिवाजों के बीच में मत आओ। ऐसा कहकर पहले लगन पत्र गांव के एक रेलवे स्टेशन के पीछे एक खंडहर में बने घर के पास की कब्र पर रखकर शंकर कहता है, बेटी नीलिमा, तुम अपने तीनों भाइयों के साथ हमारे घर शादी में जरूर आना। ये रहा हमारी तरफ से पहला लगन पत्र। ये सब कुछ शिवम को बड़ा अजीब लग रहा था। पिताजी, ये कब्र किसकी है और ये समाधि शमशान के बजाय ऐसे इस रेलवे स्टेशन के पीछे क्यों है? बेटा, समय आने पर मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक सब बताऊंगा। अभी शादी की तैयारी करनी है, चलो। इस तरह शंकर और उसका बेटा शिवम घर जाकर शादी की तैयारी करने लगे। वो मिठाइयाँ, मंडप सब बनवा लेते हैं। ऐसे ही शाम होते ही बत्तियां बुझाकर पूरा गांव शमशान बन जाता है, मानो कोई गांव में हो ही ना। वहीं गांव में ढिंडोरा पीटने वाला एक आदमी कुछ कह रहा था। शंकर जी के घर में आज से शादी की रस्में शुरू होंगी। अंधेरा होने के बाद कोई भी बाहर मत आना। शादी होने तक भूतिया पालकी गांव में घूमेगी, इसीलिए उसके सामने जाना अशुभ होता है। इस बात का सभी गांव वाले ध्यान रखना। इस तरह पूरा गांव खामोशी से भर गया था। ऐसे ही अब आधी रात हो जाती है। रेलवे स्टेशन के पास के कुएं से 3 भयानक भूत निकलते हैं और वहीं एक कब्र से बड़ी भयानक एक चुड़ैल दुल्हन बाहर आती है और पालकी में बैठ जाती है। बहन सज धज कर आ गई, चलो अब हम सभी शादी में जाएंगे। ऐसा कहते ही वो तीनों आगे आ जाते हैं और 2 भूत पालकी को उठा लेते हैं और एक भूत आगे की ओर शहनाई बजाते हुए चलता है। इस तरह सारा गांव उस भूत के द्वारा बजाई गई शहनाई से गूंज रहा था। गहरी नींद में सो रहा शिवम शहनाई की आवाज सुनकर उठ जाता है और छत पर जाकर देखता है, जहां 3 भूत एक चुड़ैल दुल्हन की पालकी उठाते हुए शिवम के घर की ओर आ रहे होते हैं। वहीं शिवम को एक आवाज सुनाई देती है, चलो भाइयों, बड़े दिनों बाद कोई निमंत्रण आया है। इस तरह वो भूतिया पालकी मंडप में आ जाती है। वहीं ये सब नजारा देखकर शिवम वहीं डर के मारे बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब वो जागता है, तो वो अपने आप को बिस्तर पर पाता है। शिवम बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ पिताजी, मैंने कल रात उस भूतिया पालकी को देखा, मैं बेहोश हो गया था। ठीक है, लेकिन अब तुम उस भूतिया पालकी से दूर ही रहना। वैसे भी अब कुछ ही दिनों में तुम्हारी बहन की शादी होने वाली है। ये कहकर शंकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जितने दिनों तक गांव में शादी का समारोह होता है, वो भूतिया पालकी गांव में ऐसे ही चक्कर लगाती है। अब ऐसे ही शादी का दिन आ जाता है। दिन में ही शादी करवा दी जाती है। साथ ही उन भूतिया पालकी के लिए मंडप में ही बहुत सारा खाना रख दिया जाता है और जैसे ही रात होती है, वो भूतिया पालकी मंडप में ही आकर सारा खाना खा जाती है। वहीं अगर किसी ने भी भूतिया पालकी को निमंत्रण दिए बिना शादी कर ली, तो वो भूतिया पालकी रात में आकर उन वर वधू को मारकर उन्हें खा जाया करती है।
ऐसे ही अगली सुबह शिवम का दोस्त मयंक आता है। शिवम भाई, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अच्छा हूँ यार, जल्दी ही मैं शहर चला जाऊंगा। इस गांव को नमस्कार। मैं भी गांव छोड़कर शहर आ जाऊंगा। सुमन के पिता शादी के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। इस मामले में मुझे शामिल मत कर मयंक। वैसे भी सुमन इस गांव के सरपंच राणा सिंह की बेटी है। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वो मेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्ते को खिला देंगे। जब शिवम मयंक का साथ देने से मना कर देता है तो सुमन और मयंक भागकर गांव के बाहर वाले मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और फिर वहां से किसी दूसरी गांव में रहने लगते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन शिवम मयंक से मिलने के लिए दूसरे गांव उसके घर जाता है। मयंक, हमारे गांव के सरपंच राणा सिंह की पत्नी यानी सुमन की माँ मृत्यु के इंतजार में पड़ी है। अरे, क्या हुआ मेरी सासू माँ को? तुम दोनों ने भागकर शादी की थी। इस अपमान को सहन न कर सकी और उन्होंने खाना पीना छोड़कर बिस्तर पकड़ लिया। अगर सुमन जल्द न गई तो उन्हें देख भी नहीं पाएगी। मयंक ने सुमन को उसकी माँ की स्थिति के बारे में सब कुछ बताया। मैं चाहकर भी अपनी माँ से नहीं मिल सकती क्योंकि हम दोनों ने भूतिया पालकी को बिना निमंत्रण दिए शादी की है। अगर हम गांव की सरहद के आगे कदम बढ़ाएंगे तो हम उसके हाथों मारे जाएंगे। ये कहकर वो रोने लगती है। सुमन, तुम रो मत, मैं जरूर कुछ करूंगा। ऐसा कहकर मयंक एक गुफा में बैठे महान तांत्रिक बाबा के पास जाता है और सारी बात उन तांत्रिक बाबा को बताता है। बाबा, आपको हमारी मदद करनी होगी। क्या? भूतिया पालकी? आज ही मैं सुमेरपुर नगरी जाऊंगा। जिसके बाद वो तांत्रिक बाबा गांव की ओर निकल पड़ते हैं और जाते जाते उन्हें रात हो जाती है। रात को पूरा गांव मानो मुर्दों का गांव बना हुआ हो क्योंकि कोई भी उस गांव में दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद वो जमीन पर बैठ जाते हैं और अपने मंत्रों से एक गोल घेरा बनाते हैं और उस भूतिया पालकी का आवाहन करते हैं। काली काली कंकाली, दोनों हाथ बजावे ताली, जा बैठी पीपल की डाली, चाबे पान पीक मारी, बीर और लौंग हुए आगवानी, इनके बीच कून चली आ पालिका रानी। तांत्रिक के इस तरीके से मंत्र पढ़ने के कारण गांव के कुछ लोग भी वहां आ जाते हैं। वहीं चुड़ैल भी अपनी कब्र से उन 3 भूतों को लिए बाहर निकलकर तांत्रिक के बने हुए घेरे में आ जाती है। कौन है तू? तूने हमें क्यों बुलाया? चला जा तांत्रिक, अगर तू अपनी सलामती चाहता है तो। तुम मेरी सलामती छोड़ो, अपनी सलामती का सोचो। आखिर क्यों तुम इन गांव वालों को इस तरह परेशान कर रहे हो? नहीं बताएंगे हम। चुड़ैल के इतना कहते ही वो तांत्रिक उनके ऊपर भभूत फेंक देता है, जिसके कारण वो तड़पने लगते हैं। बताते हैं, हम सब बताते हैं। मेरा नाम नैना है। आज से 20 साल पहले की बात है। मैं एक अमीर लड़के से प्यार करती थी। शादी करने के लिए उन्होंने बहुत सारा दहेज मांगा। हम बहुत गरीब थे। मेरे भाई मुझे बहुत चाहते थे, मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार थे। इसलिए हम सब ने मिलकर एक योजना बनाई। अब से जो भी शादी करेगा तो मेरे भाइयों द्वारा पालकी में बनाए गए रहस्यमय पेटी के नीचे मैं छुप जाऊंगी और जब शादी के घर में कोई नहीं होगा तब मैं उनके घर में घुसकर सारे जेवर चुरा लूंगी और फिर से पालकी में रहस्यमय बक्से में छुप जाऊंगी। इस तरह हमने शादियों में बहुत सारा सोना चुरा लिया और अगर हमने थोड़ा और सोना इकट्ठा कर लिया होता तो मेरी शादी जिससे मैं प्यार करती हूँ उससे हो जाती और एक दिन फिर से मैं पालकी के नीचे बनी उस रहस्यमय पेटी में छिप गई। किसी की शादी के लिए पालकी किराए पर दी गई थी। मेरे दोनों बड़े भाई पालकी ढोते हुए शादी के मंडप में जा रहे थे और मेरा बड़ा भाई शहनाई बजाते हुए आगे जा रहा था। शादी का मुहूर्त सुबह का था। शादी के घर भी सब सो रहे थे। मैं उठी और चुपके से शादी के सारे गहने चुराकर पालकी के नीचे बक्से में छिप गई। लेकिन मैं जिन गहनों को चुरा कर लाई थी उसमें मंगलसूत्र भी था और मंगलसूत्र का खो जाना अपशगुन मानकर लड़के वाले और लड़की वालों में झगड़ा हुआ और शादी रुक गई। और मेरी वजह से शादी रुक गई ये सोचकर मैं पालकी से निकलकर मंगलसूत्र वापस देना चाहती थी, लेकिन दुल्हन ने दुखी होकर आत्महत्या कर ली। ये देखकर मैंने अपनी सारी चोरियां कबूल कर दी और सारे गहने वापस कर दिए। फिर भी गांव वाले हमारे परिवार का बहिष्कार कर चुके थे और मेरे बड़े भाइयों को कोई भी काम पर नहीं लेता था। कोई हमें विवाह और शुभ कार्य में नहीं बुलाता था।
दहेज के पैसे नहीं दे सकने के कारण मैंने जिस लड़की से प्यार किया उसने माता पिता से पूछकर किसी दूसरे लड़के से शादी कर ली। मेरी वजह से, उस पालकी की वजह से मेरे बड़े भाइयों की इज्जत चली गई। इस बात का गुस्सा, जिसे प्यार किया उसे ना पाने का दुख, आखिरी बार में दुल्हन की तरह सजकर जहर पीकर उस पालकी के रहस्यमय पेटी में घुसकर मैं मर गई। मेरे भाइयों ने मुझे बहुत ढूंढा और मैं कहीं ना मिली और उन्होंने पालकी में देखा जहां उन्हें मेरी लाश मिली। उन्होंने मुझे पालकी सहित रेलवे स्टेशन के पीछे दफनाया और मेरे मरने के दुख के कारण उन्होंने भी पास के कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। तब से हम भूत बन गए और इन गांव वालों से बदला लेना चाहते हैं। देखो, जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो बहुत बुरा था, लेकिन तुम्हें इन बेगुनाह गांव वालों की जान लेने का हक नहीं है। चले जाओ यहाँ से। नहीं जाएंगे हम यहाँ से, कहीं नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। तो ठीक है, फिर मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हें भस्म करना ही होगा। ये कहते हुए तांत्रिक उन सभी भूत और चुड़ैल को गंगा जल छिड़क कर भस्म कर देता है और अब वो गांव हमेशा हमेशा के लिए भूतिया पालकी से मुक्त हो जाता है।